नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की सीरीज में भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम डच, डेनिश और फ्रांसीसियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे। जो अंग्रेज रह जाएंगे उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भाग 3 आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत में हम उत्तर मुगल काल को पढ़ चुके हैं तथा उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की सीरीज पढ़ रहे थे। इस पे हम पिछले वीडियो में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डच, डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। आप ये देख सकते हैं मानचित्र में, ये नीदरलैंड है। इसके पास में ये फ्रांस है। फ्रांस के बाद इधर स्पेन है और उसी के बगल में ये पुर्तगाल लगा हुआ है तथा ये यूके या जो ब्रिटिश सल्तनत थी वो ये लगी हुई थी और इसके बगल में ये जर्मनी था और ये रहा डेनमार्क। ये सब आएंगे भारत में, जर्मनी को छोड़ के बाकी सब आएंगे और भारत में अपनी अपनी कॉलोनियां स्थापित करेंगे। ये इसी जो नीदरलैंड के निवासी हॉलैंड के थे वो इसी रास्ते से, समुद्री रास्ते से होते हुए इस टाइप से पुर्तगाल के पास से होते हुए भारत आएंगे। सन 1595 में ईस्वी में कार्लेनियस हाउसमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान सुमात्रा में पहुंचा। ये आप देख सकते हैं, ये इसी रास्ते से होते हुए फिर केप टाउन में पहुंचते हैं, जो केप ऑफ गुड होप है वहां पे पहुंचते हैं। उसके बाद समुद्री मार्ग से होते हुए भारत की खोज पे निकले थे, लेकिन पहुंच जाते हैं ये कहाँ पे, सुमात्रा में। इंडोनेशिया के पास में सुमात्रा द्वीप है जो, वहीं पर ये पहुंच जाते हैं। चलिए अब आगे डचों के बारे में और देखते हैं। सन 1602 में हॉलैंड सरकार द्वारा एक व्यापारिक संस्था का निर्माण किया गया। जो हॉलैंड की सरकार होती है सन 1602 ईस्वी में, या नीदरलैंड की सरकार होती है, वो 1602 में एक व्यापारिक संस्था बनाती है जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड नाम दिया जाता है। इसे बॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये होती है बॉक वेरे निगेज आस्टिनिडीज कंपनीज। ये जो बॉक होती है ये इसका फुल फॉर्म है। इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रशासनिक संस्था भद्रजन 17 कही जाती थी। सन 1605 ईस्वी में डच नौसेना अधिकारी वादेरहेंग के नेतृत्व में भारत पहुंचते हैं। 1602 में इसकी स्थापना होती है कंपनी की और 1605 में ये भारत पहुंच जाते हैं। सन 1608 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री इनके द्वारा खोली जाती है। ये लोग भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरो, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल आदि का जो थे उसे अपने देश में ले जाते थे। ये लोग भारत में सोने की मुद्रा, जिसे स्वर्ण पगौड़ा कहते हैं, उसे डालते थे। इनकी दिलचस्पी हालांकि मसालों में नहीं थी, फिर भी डच भारत से हीरा, लौंग और जायफल का निर्यात करते थे। जैसे लौंग और जायफल जैसे जो मसाले होते थे इनका निर्यात करते थे, लेकिन इनकी दिलचस्पी कोई मसालों में नहीं थी। ये डच लोगों के बारे में था। सन 1610 ईस्वी में पुलिकट को मुख्यालय बनाया और यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। जो सन 1610 में पुलिकट में एक अपनी फैक्ट्री बनाते हैं और यहाँ पर अपना एक मुख्यालय खोल देते हैं। सन 1633 ईस्वी में बंगाल के चिंसुरा में इनकी गतिविधि प्रारंभ हो जाती है। यहाँ इन्होंने एक किला बनाया जिसे गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। सन 1653 ईस्वी में बंगाल के चिंसुरा में फैक्ट्री स्थापित की गई, जो आगे चलकर बंगाल में डचों का सबसे बड़ा केंद्र बन जाती है चिंसुरा। डचों के क्रियाकलाप का विस्तार बिहार और गुजरात में था। यहाँ से सोरो, जिसे सॉल्ट पीटर कहते हैं, को इकट्ठा करते थे। 18वीं सदी में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन
इन्हीं लोगों ने करवाया था, जो रेशम को ये बड़ी मात्रा में भारत से निर्यात करते थे, अपने देश ले जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे रेशम का बड़ा उत्पादन इनकी के द्वारा करवाया गया था। सन 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए और डचों का वर्चस्व समाप्त हो जाता है। बेदरा की लड़ाई के बाद अंग्रेजों से पराजित होते हैं और इनका वर्चस्व समाप्त हो जाता है। अगले भारत में आने वाले होते हैं डेनिशों का आगमन भारत में होता है। यह डेनिशों का ध्वज है। ये डेनमार्क के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें डेनिश कहते थे। सन 1616 ईस्वी में डेनमार्क के व्यापारी भारत आते हैं। इनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। इनका किसी से कोई हस्तक्षेप, किसी प्रकार का युद्ध नहीं था, केवल ये व्यापारी तौर पे थे। बाकी लोगों ने अपनी मतलब जमीन को हथिया के अपने मतलब कब्जा करने की कोशिश की, पर इनका केवल उद्देश्य व्यापार करना ही था। मुख्यालय इनका टकोबर था। बंगाल में स्थित श्रीरामपुर में इनका प्रमुख जो केंद्र था वो श्रीरामपुर था। चलिए अब आगे और देखते हैं। अब चित्र के माध्यम से डेनिशों का जो 1620 से 1845 तक भारत में जो कार्य क्रियाकलाप रहते हैं उनके मुख्यालयों को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो निशान द्वारा दर्शाए गए हैं जगह हैं, ये सब डेनिशों के स्थापित हैं। यहाँ पर डेनिशों ने अपना कब्जा कर रखा था। जैसे जो अंडमान निकोबार हुआ, कालीकट हुआ, यहाँ पर भी इनकी को, और उसके बाद कोच्चि हुआ, ठीक है। इस तरीके से इनके प्रमुख केंद्र थे। मसूलीपट्टनम था, यहाँ पे भी ये व्यापार करते थे। इस तरीके से छोटी छोटी जगह पे ये व्यापार करते थे। अब ये यूरोप के नक्शा में देखते हैं, ये रहा डेनमार्क जिसे डेनिश कहते थे, ठीक है। नीचे डच आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है यूके जिसे इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फ्रांस है, ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। इन सभी की कॉलोनियाँ भारत में स्थापित थी। इन्होंने कॉलोनी बना बनाकर भारत में कब्जा किया, लेकिन लास्ट में ये यहाँ पे इंग्लैंड के निवासी, जिन्हें अंग्रेज कहेंगे आगे चल के, वो भारत पे कब्जा करने में सफल होते हैं और इन्हीं के द्वारा भारत पे आगे चल के अत्याचार किया जाएगा। बाकी सब पराजित होकर या संधियां करके भारत में व्यापार करते रहते हैं या पराजित होकर भारत छोड़कर चले जाते हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। फ्रैंकोइस वर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। फ्रैंकोइस वर्नियर 1658 ईस्वी में ये भारत पहुंचता है। जो फ्रैंकोइस वर्नियर होता है ये भारत पहुंचता है। फ्रांस के राजा लुई 14वां के शासनकाल में उसके मंत्री कोलवर्ट के अनुरोध पर सन 1644 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। जो फ्रांस के राजा लुई 14वां होते हैं, अभी विश्व का इतिहास पढ़ेंगे था तो उसमें लुई 14वां के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। जो फ्रांस के राजा लुई 14वां होते हैं उनके समय में उनका एक मंत्री होता है कोलवर्ट। उसके अनुरोध पे वो राजा को विश्वास दिलाता है कि सभी देश व्यापार करने के लिए भारत जा रहे हैं, तो हमें भी वहाँ के लिए एक अपनी संस्था स्थापित करनी चाहिए और वहाँ से व्यापार करना चाहिए। कंपनी का नाम होता है कंपैनी डेस इंडेस ओरिएंटेल, ये कंपनी होती है। सन 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला दल ये भारत पहुंचता है। सन 1668 में पहली कंपनी सूरत में लगाई गई। सन 1668 या 69 में, 68 भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 69 मिलता है, में दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में मरकारा के नेतृत्व में स्थापित की जाती है। मसूलीपट्टनम में सन 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट थॉमस पर कब्जा कर लिया। सन 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की स्थापना की। इसकी नींव लेपिसले और फ्रांसिस मार्टिन ने डाली थी। जो लेपिसले और फ्रांसिस मार्टिन होते हैं वो पांडिचेरी की नींव डालते हैं। आगे चल के
जो फ्रांसिस मार्टिन होता है वो वहाँ का गवर्नर नियुक्त होगा। सन 1673-74 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से जगह प्राप्त की और यहीं पर चंदनगर नामक कोठी का निर्माण करवाया गया। जो सन 1673-74 में बंगाल में के जो नवाब गवर्नर होता है शाइस्ता खां, उससे थोड़ी जगह प्राप्त करते हैं ये फ्रांसीसी और वहाँ पर चंदनगर नामक कोठी बनाते हैं। अभी जब हम प्लासी का युद्ध वगैरह पढ़ेंगे बंगाल का क्षेत्र के बारे में, तब वहाँ पे मैं इस चंद्रनगर की कोठी के बारे में अच्छे से पता लगेगा क्या होता है यहाँ पर आगे चल के। चलिए अब इससे जुड़े कुछ चित्रों को देखते हैं। इस तरीके से फ्रांसीसी भारत में आते हैं। उसके बाद में ये जो बंगाल के नवाब शाइस्ता खां होते हैं उनसे फ्रांसीसियों द्वारा आज्ञा लेके चंद्रनगर की कोठी स्थापित की जाती है और बंगाल में इनकी गतिविधि प्रारंभ हो जाती है तथा इनका बंगाल में एक फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र हो जाता है। अभी आगे चल के हम देखेंगे जो प्रमुख रूप से युद्ध होंगे वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में होंगे, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से भी आगे चल के जाना जाएगा। वो युद्धों से ही निर्णायक स्थिति उत्पन्न होगी और बाद में अंग्रेज विजयी होंगे। ये बंगाल में अपने आधिपत्य के लिए जगह बनाते हुए और जो बंगाल के नवाब होते हैं उनसे थोड़ी सी जगह लेके अपने चंद्रनगर की कोठी स्थापित करता है व्यापार के नाम से। चलिए अब आगे और देखते हैं। सन 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया और किलेबंदी को बढ़ा दिया। जो डच थे वो पांडिचेरी पे कब्जा कर लेते हैं और वहां पर किलेबंदी बढ़ाते हैं, लेकिन 20 सितंबर 1697 को हस्ताक्षरित राय सभी की संधि के माध्यम से 1699 में फ्रांसीसियों ने इस शहर फिर से हासिल कर लिया। जो पांडिचेरी पे कब्जा कर लेते हैं डच, लेकिन 1699 में पुनः फ्रांसीसियों के हाथ अपना पांडिचेरी लग जाता है। सन 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया और पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना। जो हमने बताया था फ्रांसिस मार्टिन जो पांडिचेरी का संस्थापक बनता है, वही आगे चल के वहाँ पे जो गवर्नर नियुक्त होता है। सन 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर भी कब्जा कर लिया। जो मॉरिशस है वहाँ पे कब्जा करते हैं। सन 1725 में फ्रांसीसियों ने मालाबार तट पर मोहे पर कब्जा कर लिया। जो मालाबार तट होता है वहाँ पर माहे होता है, वहाँ पर भी ये कब्जा कर लेते हैं। सन 1735 में ड्यूमा गवर्नर बनकर आया और व्यापार को अत्यधिक विकास किया। जो ड्यूमा आता है उसकी रणनीति केवल व्यापार के प्रति होती है। सन 1739 में फ्रांसीसियों ने कराईकल पर भी कब्जा कर लिया। 1 नवंबर 1954 को भारत में फ्रांसीसी कब्जे के क्षेत्र वस्तुतः भारतीय संघ को दिए गए और पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया। जो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी, इसीलिए हम जब मैप में देखेंगे तो फ्रांसीसियों के जो कॉलोनी पांडिचेरी होती है वो काफी दूर दूर हिस्से में भी हमें दिखाई देती है, और जबकि वो पांडिचेरी के ही अंतर्गत जो द्वीप होते हैं छोटे छोटे वो दिखाई देते हैं। इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1954 में विलय भारत में किया गया और इसे पांडिचेरी के रूप में भारत में विलय किया जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध होते हैं, जिसके बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। इन युद्धों को इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अभी हम अंग्रेजों का जब संघर्ष आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि जो फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष होंगे वो कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अब आगे इनके जो जगह थी, मुख्यालय थे जगह जगह पे, उसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये फ्रांसीसियों के आप भारत के नक्शे पे देख सकते हैं। इनके ये प्रमुख जगह पे, ये पटना, ठीक है, ये चंद्रनगर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार के यहाँ माहे, कालीकट, सूरत, इसी प्रकार से ये पांडिचेरी, ठीक है। इसी तरीके से कराईकल, ये मसूलीपट्टनम, इस प्रकार से ये इनके ये ढाका इधर रहा।
इस तरीके से भारत पे इनका आधिपत्य था। फ्रांसीसियों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट कुछ इस प्रकार के थे। ये फ्रांसीसियों ने डाक टिकट भी जारी किए थे अपनी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अंग्रेजों के बारे में देखेंगे, भारत में आगमन के विषय में। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।